सबसे पहले बात योगी कैबिनेट विस्तार की कर लेते हैं। योगी कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान कैबिनेट विस्तार को लेकर बातचीत हुई है, हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और आकाश सक्सेना को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकती है। माना यह जा रहा है कि दिवाली से पहले 8 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 9 या फिर 10 नवंबर को योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो सकता है। उससे पहले सीएम योगी की राज्यपाल से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। और अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के रण में सीएम योगी की एंट्री के साथ ही वहां का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। सीएम योगी ने राम भक्त और राम विरोधी के बीच जंग छेड़ दी है और राम मंदिर के मुद्दे को उछाल दिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सियासी लड़ाई में अकबर बनाम महाराणा प्रताप की आवाज बुलंद की है। साथ ही साथ गुलामी के पन्नों को भी खोल कर रख दिया है। मध्य प्रदेश में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ राम भक्त हैं तो दूसरी तरफ राम विरोधी हैं। उन्होंने कहा एक तरफ राष्ट्रभक्त हैं तो दूसरी तरफ शराब माफिया हैं। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस के लिए अकबर महान तो हमारे लिए महाराणा प्रताप महान है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार दिया था, अब मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को नकार देगी। आपको दिखाते हैं इसी पर रिपोर्ट। चुनावी राज्यों में योगी फुल ऑन डिमांड में हैं। पहले छत्तीसगढ़ और अब मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की हुंकार भर रहे हैं। राम मंदिर के विरोधियों को ललकार रहे हैं और कांग्रेस को धिक्कार रहे हैं। साथ ही संदेश दे रहे हैं, जिस इतिहास को कांग्रेस ने भुलाने की कोशिश की उसे बीजेपी ने अपना मुद्दा बनाया और जो कांग्रेस दशकों में नहीं कर सकी उसे बीजेपी ने सरकार बनने के तुरंत बाद ही कर दिखाया। जिसके लिए हमारे पूर्वज बलिदान हुए थे, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था, जिसके लिए उन्होंने साधना की थी, जो उनकी मनोकामना थी, हम अपनी आंखों से, भौतिक आंखों से आज उस कार्य को मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर करारा हमला, तो अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर सीएम योगी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने बिना राग लपेट के जनता से सवाल पूछा, क्या अयोध्या में राम मंदिर का काम कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस राम मंदिर निर्माण होते देखना चाहती थी? वो तो राम भक्तों ने कहा गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर का काम क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का नाम ही समस्या है। कांग्रेस चाहती ही नहीं थी समस्या का समाधान हो। कांग्रेस ने तो कह दिया था कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तो राम भक्तों ने कहा कि गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यानी सीएम योगी ने चुनावी राज्यों में हिंदुत्व का बिगुल फूंक दिया है और निशाने पर सनातन धर्म का अपमान करने वालों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को लिया है और कांग्रेस को एक्सीडेंटल और समस्या की उपाधि दे डाली। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस तो अकबर को महान मानती थी, लेकिन हमारे लिए महाराणा प्रताप महान थे और हमेशा रहेंगे। इस कांग्रेस ने हमारे इतिहास को हर पग पग पर कलंकित करने का कार्य किया हो, उसे अपमानित करने का कार्य किया हो। इतिहास में किस प्रकार के पन्ने पढ़ाए जाते थे? इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था कांग्रेस के समय का इतिहास अकबर महान है, यानी महाराणा प्रताप को महान नहीं मानते थे, अकबर को महान मानते थे। एक कांग्रेसियों का इतिहास है और भाजपा कहती है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज महान है। अंतर स्पष्ट है। एक और गुलामी की निगाहों से पूरे देश को देखने वाली कांग्रेस देश को पुनः गुलामी की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही थी। दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान के लिए जानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी
चुनावी मंच चाहे जो भी हो, सीएम योगी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है और चुनावी राज्यों में राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के जरिए जन जन तक हिंदुत्व का संदेश देना है, जिससे भगवा माहौल कायम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश प्रदेश में छिड़े चुनावी संग्राम के बीच एक बार फिर से नाम बदलने की सियासी शोर सुनाई देने लगा है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से नाम बदलने की सुगबुगाहट के बीच सियासत भी होने लगी है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल भी उठने लगे हैं। दरअसल अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की तैयारी हो रही है। नाम बदलने का प्रस्ताव अलीगढ़ नगर निगम से पारित हो चुका है। साथ ही पार्षदों ने अलीगढ़ को हरिगढ़ करने को सर्वसम्मति से अपना समर्थन दे दिया है और इसके बाद अब प्रशासन को नाम बदलने का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा और फिर जल्द ही हरिगढ़ के नाम पर मुहर लग जाएगी। देश में दशकों से शहरों के नाम बदले जाते रहे हैं, हालांकि नाम बदलने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। नाम बदलने की प्रक्रिया को समझें तो शहर का नाम बदलने के लिए निगम से प्रस्ताव पास होता है और फिर से राज्य कैबिनेट के पास भेजा जाता है। राज्य कैबिनेट में पास होने के बाद गजट जारी किया जाता है और इसके बाद फाइनली नए नाम की शुरुआत होती है। अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे नाम बदलने पर फिर से सियासत हो। क्या 2024 से पहले एक बार फिर नाम बदलने की सियासत हो रही है? क्या हरि के नाम पर फिर संग्राम छिड़ने वाला है? क्योंकि अलीगढ़ नगर निगम में प्रस्ताव पास हो गया है। अब इस प्रस्ताव को शासन को भेजा जाएगा, जिसके बाद हरिगढ़ के नाम पर फाइनल मुहर लग जाएगी। नगर निगम की बोर्ड की बैठक में अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होने की बात सामने आई है। भाजपा के एक पार्षद ने यहां पर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होने की पेशकश जाहिर की, जिसको लेकर यहां पर विचार विमर्श किया जा रहा है। 24 की चुनावी शोर में एक बार फिर शहर के नाम बदलने पर जोर है। इशारा एक बार फिर अलीगढ़ की ओर है और जैसे ये बात विपक्ष को पता चली, बयानबाजी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने इस प्रस्ताव से किनारा कर लिया, तो वहीं बीजेपी अब अलीगढ़ को हरिगढ़ किए जाने के प्रस्ताव को जरूरी बता रही है। देखिए, नाम बदलने की बीमारी या सनक कह लीजिए, योगी जी को बहुत पहले से है। जब ये सांसद हुआ करते थे गोरखपुर का, तब इन्होंने उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार कर दिया, अली नगर का आर्य नगर कर दिया, शेखपुर का शेषपुर कर दिया। तो ये कोई नई चीज करने नहीं जा रहे। देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। मुंबई, कोलकाता, गुरुग्राम से लेकर अयोध्या और प्रयागराज के बदले हुए नाम देश के इसी पुनर्जागरण के प्रतीक हैं। आज अलीगढ़ नगर निगम से भी अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव पारित हुआ है और मैं समझता हूं कि यह देश के इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ही प्रतीक रूप से एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। दरअसल देश में पिछले कुछ सालों में कई शहर और रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए और अब अलीगढ़ के नाम पर चर्चा हो रही है। 2 साल पहले अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था, लेकिन उस वक्त अलीगढ़ का नाम नहीं बदला गया और एक बार फिर 24 से पहले अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं होगा। इससे पहले फैजाबाद को अयोध्या कर दिया गया, इलाहाबाद को बदलकर प्रयागराज किया गया, मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया और उर्दू बाजार हिंदी बाजार हो गया। अब बारी अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की है, जिस पर विवाद छिड़ गया है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अलीगढ़ नगर निगम ने जो संकेत दिए हैं उससे नाम बदलने की उम्मीद बढ़ गई है। कल सदन की मीटिंग में एक पार्षद श्री संजय पंडित जी द्वारा एक प्रस्ताव अलीगढ़ को हरिगढ़ का नाम करने के लिए रखा गया, जिसको सर्वसम्मति से सभी पार्षदों ने इसको यहाँ से अपनी सर्वसम्मति देकर आगे अब इस निगम के द्वारा ये प्रस्ताव को आगे शासन पे भेजा जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले बहुत ही जल्द शासन इसको संज्ञान में लेकर अलीगढ़ के नाम को हरिगढ़ करने की मांग को, हमारी अलीगढ़ की मांग को इसको पूरी करेगा। यानी 268 साल पहले मुगलों ने जो नाम दिया उसे बदलने का वक्त आ गया है।
लेकिन चुनावी माहौल में नाम पर सियासत भी शुरू हो गई। हालांकि अलीगढ़ कब हरिगढ़ होगा, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर यूपी और बिहार के क्षेत्रीय दलों का जातीय जनगणना वाला मुद्दा हाईजैक हो चुका है। कांग्रेस चुनावी राज्यों में जातीय जनगणना की बात कर रही है, जो अब कांग्रेस के सहयोगियों को ही पसंद नहीं आ रहा। और इसी वजह से अखिलेश यादव के साथ ही अब मायावती भी जनगणना पर कांग्रेस को घेर रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्षेत्रीय दल जातीय राजनीति से ही उभरे हैं। इन क्षेत्रीय दलों के पास वोट बैंक के लिए जातीय गोलबंदी ही रास्ता है। यूपी बिहार में 50% से अधिक ओबीसी वोट हैं। लेकिन बीजेपी इनमें मजबूत घुसपैठ कर चुकी है, तो वहीं अब कांग्रेस भी जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा दे रही है और ओबीसी दलित वोटों को पाले में लाने की कोशिश कर रही है। यानी कांग्रेस के इस दांव से अब सहयोगी दलों में तनाव है। और यही वजह है कि जो काम बीजेपी को करना था, वही काम अब कांग्रेस के सहयोगी ही करने। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस अब अपने सहयोगियों के निशाने पर आ चुकी है। जाति के नाम पर सत्ता का सपना देखने वाली कांग्रेस बीजेपी के भी निशाने पर है और मायावती के निशाने पर भी। यानी लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस जनगणना वाले दांव पर तनाव में आ चुकी है। कांग्रेस भी जाति गणना कहने लगी है, उन्हें वोट लेने के लिए जाति गणना करा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। कांग्रेस नहीं चाहती कि उनका सहयोगी दल में बनूं। इसी तरह अगर आज देखे होंगे, आप पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस बोल रही है, तो ये वो दल हैं जो सहयोगी दल हैं। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास, जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता। लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पीडीए उनको जवाब देगा इस बार। तो जो कांग्रेस पार्टी अति पिछड़े वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिसने लागू नहीं किया, काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, आज वो चुनाव के दौरान पिछड़े वर्गों की वोट लेने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जातीय जनगणना की, मेरे ख्याल आप लोगों को इनकी हवाई बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। देश की सियासत में जनगणना का जिन्न तब बाहर आया जब बिहार में नीतीश कुमार ने जनगणना सर्वे को सार्वजनिक कर दिया और उस सर्वे में मुस्लिम यादव को सबसे ताकतवर घोषित कर दिया, जैसा कि बीजेपी अब भी आरोप लगा रही है। पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूं, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था, मगर हमें नहीं मालूम था यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। इंडी एलायंस का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज से होगा। समग्र बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है। अब जातीय जनगणना पर कांग्रेस की सक्रियता उसके ही सहयोगी क्षेत्रीय दलों को असहज कर रही है। उन्हें इस मुद्दे को हाईजैक होने की चिंता भी सताने लगी है। तभी तो अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को जनगणना के मुद्दे पर घेर लिया। ऐसा लगता है कि एनडीए गठबंधन के खिलाफ बनने वाला इंडिया गठबंधन वक्त से पहले ही बिखर जाएगा। जिस तरह से जातीय जनगणना समेत मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव लगातार तेजी दिखा रहे हैं, उससे बात साफ हो गई है कि म्यान में रखी हुई तलवार अब बाहर आ चुकी है। अखिलेश यादव 5 दिवसीय विधानसभा चुनाव के दौरे पर हैं और लगातार वो कांग्रेस पर हमलावर हैं। यानी जो काम बीजेपी को करना था वो काम कांग्रेस के सहयोगी दलों ने कर दिया है। हालांकि इसके पीछे के मायने भी काफी दिलचस्प हैं। यूपी बिहार के क्षेत्रीय दल जातीय राजनीति से उभरे। कोर वोट बैंक के साथ नई पूंजी जोड़ने के लिए उनके पास जाति गोलबंदी का ही रास्ता है। दोनों ही राज्यों में 50% से अधिक ओबीसी वोट होने का दावा किया जाता है। बीजेपी पहले से ही इनमें मजबूत घुसपैठ कर चुकी है। कांग्रेस भी जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा देकर ओबीसी दलित वोटों को पाले में करने के लिए आस लगाए है।
यानी 2024 का चुनाव सत्ता का चुनाव है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय दल है। ऐसे में इस मुद्दे पर उसकी मुखरता क्षेत्रीय दलों से कहीं अधिक असरदार हो सकती है। ऐसे में वोटों के बंटवारे का खतरा और बढ़ेगा। इसीलिए भी समाजवादी पार्टी सहित दूसरे दल बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी जाति जनगणना के साथ पिछड़ों के हक में बाधा डालने के आरोप लगाते हुए पुराने पन्ने खोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस से तनातनी के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे के आर्थिक आंकड़ों की रिपोर्ट जारी होने के साथ ही आरक्षण को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव दिया है और बिहार में अनुसूचित जाति के लिए 20% आरक्षण का प्रस्ताव भी दिया है। अनुसूचित जाति को फिलहाल 16% आरक्षण का लाभ मिल रहा है, वहीं पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 43% आरक्षण का प्रस्ताव है, जो फिलहाल 30% है। वहीं कमजोर आर्थिक वर्ग के लिए पहले की तरह 10% आरक्षण रहने वाला है। तो वहीं इस प्रस्ताव के बाद अनारक्षित वर्ग यानी कि सवर्ण के लिए सिर्फ 25% सीटें ही बचेंगी। आपको नीतीश कुमार का वो बयान सुनाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, या आप लोगों से परामर्श है। चलिए, आप भी एग्री कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। दिल्ली की हवा में जहर घुल चुका है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। पंजाब में अब भी पराली जलाई जा रही है, जिसे हर हाल में रोकना होगा। और साथ ही राजधानी दिल्ली में लगे स्मॉग टावर की मरम्मत की नसीहत भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में ऑड इवन पॉलिसी सिर्फ दिखावा है, इसके लिए जल्द ही ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे तरह तरह की स्वास्थ्य दिक्कतों से जूझ रहे हैं। हम लोगों को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। दिल्ली में हर दिन हर घंटे हवा का हाल खराब हो रहा है। हवा जहरीली से जहरीली और अब दम घोटू हो गई है। AQI लेवल इलाके के हिसाब से 600 से 800 तक पहुंच चुका है और लोगों की परेशानियां तेजी से बढ़ने लगी हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के पास इंतजाम न के बराबर। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हालात हर साल बदतर होते जा रहे हैं। बच्चे तरह तरह की स्वास्थ्य दिक्कतों से जूझ रहे हैं। हम लोगों को यूं मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपने यहां पराली जलाने पर रोक लगाना आपकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से कहा है कि वो अपने यहां पर पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब में जलाई जाने वाली पराली पर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद भी पंजाब में लगातार पराली जलाई जा रही है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि वो हाल ही में पंजाब गए थे और उन्होंने देखा था कि सड़कों पर पराली जलाई जा रही है। ऐसे में कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर को देखने में पराली मुख्य वजह के तौर पर मानी जा रही है। दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। लोग और सांस पे जहर निकल रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकल पाया है। भले ही दिल्ली में फिर से ऑड इवन सिस्टम लागू होने वाला है, लेकिन इस फैसले में भी काफी देरी हो चुकी है। यानी अब दिल्ली वालों के दिल में जहरीली हवा भरने के अलावा कोई रास्ता नहीं, जो लोगों को बहुत बीमार करने के लिए काफी है। अभी तो ये स्टडीज में पाया गया है कि
29% लंग कैंसर की डेथ्स एयर पोल्यूशन से रिलेटेड होती है और इससे स्ट्रोक भी का भी डायरेक्ट रिलेशन है। इस्चेमिक स्ट्रोक जिसमें ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन को कम हो जाती है, उसमें ये देखा गया है कि शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रोक दोनों के चांसेस एयर पोल्यूशन से ज्यादा हो जाते हैं। वहीं जब केजरीवाल सरकार को कोर्ट से सुप्रीम फटकार लगी तो अब कृत्रिम बारिश करवाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए भी दिल्ली सरकार यूपी पर निर्भर है। इसके लिए IIT कानपुर से संपर्क साधा गया है। हम CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलके पिछले 2 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि NCR रीजन में क्लाउड सीडिंग के द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल हम कैसे करें, कब करें। और CII ऑफिस जो है इस समय बहुत एक्टिव है और कोऑर्डिनेट कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी। मतलब साफ है, पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में उछाल है, इसलिए अब प्रदूषण पर बवाल है। अरविंद केजरीवाल 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं और दिल्ली की जनता गैस चैम्बर से त्रस्त है। लोग अस्थमा के शिकार हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को तनिक भी परवाह नहीं है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली के साथ ही पंजाब सरकार की क्लास लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब राजनीति से एक बड़ी खबर। आज केदारनाथ में राहुल और वरुण गांधी की मुलाकात हुई है। दोनों के बीच इग्लू हट में ये मुलाकात हुई। दोनों ने आपस में हाथ मिलाया और हालचाल पूछा। राहुल गांधी बीते 3 दिनों से केदारनाथ में ही थे और इस दौरान आज उन्होंने वरुण गांधी से मुलाकात की है। ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। आने वाले दिनों में क्या इसके कुछ सियासी मायने भी देखने को मिलेंगे, इसको लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। वरुण गांधी जो कि बीजेपी से सांसद हैं, शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़े रहे हैं। मेनका गांधी भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद हैं। ऐसे में राहुल गांधी से वरुण गांधी की इस मुलाकात के अलग अलग मायने राजनीति के जानकार निकाल रहे हैं। यार रुकने छोटे से ब्रेक के खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद ही जारी है।